नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी नई पहल युवा और अनुभव में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बुरहानपुर जिले के पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी नई पहल युवा और अनुभव में। थैंक यू वेरी मच। सर, जैसे हमारे चैनल का नाम है युवा अनुभव, युवा पहल और युवा और अनुभव में एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि युवाओं को जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनके अनुभव मिल सके, जिससे कि वह आगे जीवन में कुछ करने की उनको प्रेरणा मिले। आप भी युवा हैं, तो आपका युवाओं के लिए क्या संदेश है? सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा। युवाओं के लिए मेरा एक ही संदेश है कि जो हमारा एक युवा 18 से लेके 30 साल के बीच में या 35 साल के बीच में हम लोग इस मान सकते हैं कि एक युवा वर्ग जो है उसका वो पहला स्टेज होता है। और एक ही संदेश रहेगा कि ये टाइम बहुत मेहनत करने का है। आप खूब मेहनत करो और फेल्योर से डरना नहीं है। अगर फेल्योर आता भी है तो उससे सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि फेल्योर जो है वो सक्सेस की तरफ की पहली सीढ़ी होती है। और इस तरीके से आप जो है वो आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली अपनी लाइफ में सक्सेस तक पहुंच पाओगे। सर, जैसा कि आप 2011 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, तो यूपीएससी का जब पैटर्न चेंज हुआ, पहले 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे ऑप्शनल के रूप में। 2010 के बाद जो चेंजेस हुए फिर वो एक ऑप्शनल। तो सर, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा है? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। मैंने 2008 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। 2009 में प्रिपरेशन की और 2009 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, जब मेरा 2 सब्जेक्ट थे और ज्योग्राफी और उसके बाद में फिर दूसरा सब्जेक्ट पाली लिटरेचर था। पहले अटेम्प्ट में जब मेरा इंटरव्यू में फाइनल जाने के बाद में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में 2010 की जो एग्ज़ाम दी थी उसमें मेरे 2 सब्जेक्ट थे और दोनों वही वापस ज्योग्राफी पाली लिटरेचर, उसमें मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हो गया था। फिर जब 2011 में मैंने वापस एक बार आईएएस के लिए ट्राई किया था तो उस टाइम पे सब्जेक्ट हट गया था एक सब्जेक्ट, तो तब मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था। और उसके बाद फिर मैंने वापस एग्ज़ाम दी, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, मगर वो सिलेक्शन जो अब की बार इनकम टैक्स में हुआ था तो वो मैंने छोड़ दिया। मतलब सर कि आपने 2010 में जब एग्ज़ाम दिया तो बैच आपका 2011 का था, 2010 में 2 सब्जेक्ट एग्जिट। 2010 की जो प्रीलिम्स होती है तो 2010 में प्रीलिम्स हुई, 2011 में इंटरव्यू हुआ, तो मैं 2011 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ। और फिर 2011 का जब प्रीलिम्स था वो भी मैंने दिया था, तो मैं 2012 बैच का आईआरएस ऑफिसर हूँ। सर, तो अब मैं जानना चाहूँगा कि आपने दोनों पैटर्नों के हिसाब से सक्सेस आपको मिली है, तो आप क्या चेंजेस देखते हैं इन दोनों पैटर्न में? हाँ देखिए, बेसिकली पहले जो था वो 2 ऑप्शनल्स होते थे और दोनों ऑप्शनल्स की हम लोगों को तैयारी करनी पड़ती थी। और उसके बाद में जब एक ही ऑप्शनल बचा तो जीएस को ज़्यादा महत्व दिया गया। और साथ साथ में उसके बाद भी जब मैंने उसके बाद एक 4th अटेम्प्ट भी दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, मगर वापस वो रैंक कम थी तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। तो उस टाइम पे भी एक इथिक्स करके एक सब्जेक्ट भी जोड़ दिया गया था, तो उसमें भी मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो यूपीएससी बेसिकली उसके अंदर प्रयास यही है उनका कि जो जनरल स्टडीज़ है जिसमें एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो समाज की हो, चाहे वो हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी की हो, और जो मोरल्स है, जो सिविल सर्वेंट बनने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो हमें तैयारी करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो जीएस है और जो हमारे अंदर क्या मतलब हमारे मोरल्स अगर हाई होंगे, हम लोग उस तरीके से सोचेंगे, तो डेफिनेटली हम लोगों को एग्जाम्स क्रैक करने के लिए बहुत मदद होगी। पेपर का पैटर्न पे मैं आना चाहूँगा। जैसे पहले प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर होता है, एक सी सेट का पेपर होता है। सी सेट के पेपर में जिस प्रकार एक ये विवाद चला था कि हिंदी को तरजीह नहीं दी जा रही है और फिर मैथ्स उसमें जोड़ दिया गया, फिर उसके बाद मेंस और फिर इंटरव्यू। तो सर, आप क्या मानते हैं कि यूपीएससी में हिंदी और अंग्रेजी का कोई भेदभाव होता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हिंदी और अंग्रेज़ी का भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है। मेरे साथ में जो बहुत से ऐसे लड़के हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ के जो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। और आपको देखिए, सिविल सर्विसेज एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसके अंदर आपको हार्डवर्क करना है, समझना है चीज़ों को, और जितना आप अंदर से जो आपका ओरिएंटेशन सही रहेगा तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम क्रैक करोगे। चाहे आप हिंदी में एग्ज़ाम लिख रहे हो, चाहे इंग्लिश में लिख रहे हो,
वो पैटर्न ही इस तरीके से बना हुआ है कि सारी चीज़ों को वो अकोमोडेट करता है और बेस्ट से बेस्ट लोगों को चुन के लेके आता है। तो ये अगर न्यूनगंड आपके दिमाग में है कि क्योंकि मैं हिंदी से हूँ, हिंदी मीडियम से हूँ, तो मुझे डिसएडवांटेज है, तो पहले से ही एक एक गलत सोच के आधार पे हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट ना करें। प्रयास ये रहना चाहिए कि आप ओरिएंटेशन की तरफ ध्यान दो, जो हमें एग्ज़ाम का पैटर्न है उसको समझने के लिए प्रयास करो और उसको क्रैक कैसे किया जाएगा उसकी तरफ ध्यान दो, ना कि ये सब चीज़ों के ऊपर। जैसे सर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है ग्रेजुएशन में, तो इंजीनियरिंग के बाद और सर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपना और बैकग्राउंड और विस्तार से बताएं कि किस प्रकार मतलब स्कूली जीवन में आप कैसे थे पढ़ने में, जिससे कि हमें ये पता लगे कि किस प्रकार के विद्यार्थी चुन कर आते हैं यूपीएससी में। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि विद्यार्थी कैसा भी हो, अगर उसका इंटेंशन सही है पढ़ाई का, उसका ओरिएंटेशन सही है और अगर वो मेहनती है तो डेफिनेटली सिविल सर्विसेज के अंदर वो एग्ज़ाम क्रैक करेगा। अगर मेरी बात कही जाए तो मैं पढ़ाई में तो अच्छा था, ठीक ठाक था, और मगर मैंने जैसे पहले कहा ना कि मराठी में बोलते हैं कि अपयश ही यशाची पहली पायरी है। मतलब बहुत फेल्यूर जो है वो सक्सेस की पहला पायदान होता है, पहली सीढ़ी होती है। तो स्टार्टिंग से जो है वो कहीं ना कहीं जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर मेरा 8-10 नंबर से बोर्ड में रैंक छूट गया। फिर अगर 12वीं में देखे, 12th में भी हमारे यहाँ पे बोर्ड होता था उस टाइम पे, तो उसमें भी मेरा जो है वो लगभग कुछ 1% 2% से मेरा बोर्ड छूट गया। और इस तरीके से मैंने काफ़ी बार ये देखा है, नंबर्स मेरे काफ़ी अच्छे होते थे, मगर कहीं ना कहीं जो है वो एक होता है ना कि एक पूरे महाराष्ट्र में पहले 100 लड़के या पहले 200 लड़के सिलेक्ट करके उसमें बोर्ड में नंबर आ गया उनका, इस तरीके से बात होती थी। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कहीं ना कहीं 5-6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर से एग्ज़ाम में रह जाता था। 4th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th में महाराष्ट्र टैलेंट सर्च करके आता था पहले MTS, और नेशनल टैलेंट सर्च करके होता था 9th में NTS। उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। आप यकीन नहीं करेंगे कि हर बार मेरा 1 या 2 नंबर से उसमें भी रह गया था। मगर एक चीज़ थी कि मेरे अंदर कंसिस्टेंसी थी, कंसिस्टेंटली मैं उस चीज़ को, अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते गया और लगातार एफर्ट्स लेते गया, और फाइनली जब मुझे उसका रिज़ल्ट मिला तो वो यूपीएससी में रैंक के रूप में उसका रिज़ल्ट मिला। और मैं आज भी ये मानता हूँ कि उन सारे फेल्यूर्स से बड़ी चीज़ जो है वो मेरे साथ में ये है कि मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन होकर और सक्सेस मिला। मतलब आपको जो फेलियर था उसका जो अनुभव मिला वो यूपीएससी में पूरा पूरा काम आया। पर इंटरव्यू का एक हवा बना दिया जाता है कि इंटरव्यू बहुत ही खतरनाक होता है यूपीएससी का, और जैसे बोर्ड पैनल होता है वहाँ पे धौलपुर हाउस में, तो जब आप गए कमरे में तो क्या सोच रहे थे? हाँ, डेफिनेटली एक नॉर्मल जो बच्चा होता है, लड़का होता है जो इंटरव्यू दे रहा होता है, तो वो नर्वस होता है। और इसमें कोई छुपी बात नहीं है कि मैं भी जब गया, मैंने 3 बार इंटरव्यू दिए हुए, तो मैं तीनों बार नर्वस था और रहूँगा भी, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा पड़ाव होता है। ये बोलना कि नर्वस नहीं था ये तो झूठ ही होगा। और आदमी 10 तरीके की चीज़ें सोचता है, अलग अलग चीज़ें कि क्या पूछा जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंटरव्यू जो है वो बहुत ही रियलिस्टिक होता है। मतलब वहाँ पे भी जिस तरीके से हम लोग ये सुनते थे ना बहुत सारी चीज़ें कि कुछ कुछ अटपटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब आप जब जाते हो इंटरव्यू में तो सरप्राइजिंगली बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द चल रही है और आप उसको कभी नोटिस करते भी हो या ना करते हो, उसी के संबंध में क्वेश्चंस होते हैं। आप अपनी हॉबी, जैसे मैंने अपनी हॉबी में लिखा था कि मुझे घूमना पसंद है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई साउथ इंडिया में आप जो आंध्रा में आपने लिखा हुआ है कि घूमने गए थे, गोवा घूमने गए थे, वहाँ के उसमें आपको क्या डिफरेंसेस समझ में आते हैं, लाइफस्टाइल एंड कल्चर के बारे में कुछ क्वेश्चंस था, जोग्राफिकल एंगल से कुछ क्वेश्चन था। तो आपके सब्जेक्ट्स, आपकी हॉबीज़ और इन्हीं चीज़ को जो है वो लेके वो लोग आपको क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आना नहीं आना मगर वो एक अलग बात है। आपका कॉन्फिडेंस, आप किस तरीके से चीज़ों को टैकल करते हो, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को कैसे टैकल करते हो। मुझे आज ये मतलब 10 साल बाद जब मैं सर्विस में हूँ तो ये रियलाइज़ होता है कि उन्होंने मेरे अंदर क्या देखा होगा। उन्होंने यही देखा होगा कि क्वेश्चन का जवाब आना नहीं आना वो बहुत मतलब कुछ हद तक तो मैटर करता है, मगर आपका कॉन्फिडेंस, आप बात कैसे कर रहे हो, आप सिचुएशन को टैकल कैसे कर रहे हो। 5 इंटरव्यूअर आपके सामने बैठे हुए और आप बीच में बैठे हुए हो, मगर उस टेंस सिचुएशन को आप हैंडल कैसे कर रहे हो, इस चीज़ को
ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। आप तो डेफिनेटली नर्वस तो आप रहोगे, उसको आप छुपा नहीं सकते, कोई नहीं छुपा सकता, मगर चीज़ों को अगर सही तरीके से आप हैंडल करोगे तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सिचुएशन हैंडलिंग पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, केस स्टडी हो गया ये सब। डेफिनेटली आपको सर्विस में भी ये तो यही करना है। सर्विस में आप जब आते हो जिले का कलेक्टर बन के या जिले का एसपी बन के, या सिर्फ कलेक्टर एसपी ही नहीं, अगर आप फॉरेन एम्बेसडर बनते हो, आईएफएस ऑफिसर सेलेक्ट होके जाते हो, तो आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। किसी पराये देश के अंदर आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो। या आप अगर कलेक्टर एसपी बन के जिले में आते हो तो आप एक पूरी सरकार को उस जिले में रिप्रेजेंट कर रहे हो। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि कलेक्टर और एसपी बेसिकली क्या है, ये पूरा अमला जो है, प्रशासन का अमला, ये शासन के हाथ और पैर है, जो एक लोकतंत्र को चलाने के लिए शासन के द्वारा उनके हाथ पैर जो है वो जिले के अंदर काम करते रहते हैं। तो आप सरकार को रिप्रेजेंट करते हो, तो सिचुएशंस जो पर डे आपको अलग अलग आती है उसको आपको हैंडल करना होता है। और वो सारी की सारी अनप्रेडिक्टेड टाइप की सिचुएशंस होती है। बहुत सारी चीज़ें ये होती है कि सुबह आप जो है वो इत्मीनान से उठे हो और शाम तक पता ही नहीं चलता कि आप किस तरीके की सिचुएशन को आपको सामना करना है। डिसीजंस आपके काफ़ी ऑन द स्पॉट होते हैं, सोचना पड़ता है, और टेंस और डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको डिसीजन लेने होते हैं। यही सारी चीज़ें जो है वो यूपीएससी में भी देखी जाती है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, और चाहे वो इंटरव्यू हो। तो आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, और जो भी सिचुएशन आए उसको किस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकते हो, इसके ऊपर जोर देना है। दैट्स इट। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके पारिवारिक बैकग्राउंड में कोई पहले सिविल सर्विसेज में रहा है? नहीं, मेरे पारिवारिक बैकग्राउंड से तो कोई ग्रेजुएशन भी नहीं किया हुआ है। मेरे दादाजी जो है वो मतलब सेकंड क्लास तक ही पढ़े थे, उसके बाद में पढ़े नहीं है। हम लोग जो है वो जैसे जैन कम्युनिटी से आते हैं तो जनरली सब लोग वो काम धंधा बिजनेस इस तरीके की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो मेरे दादाजी वगैरह जो है वो ठेले पे मतलब वो सब्जियां वगैरह बेचते थे। मेरे पापा की दुकान थी, वो दुकान पे काम करते थे, वो भी 11 तक ही पढ़े थे। मेरी मम्मी जो है वो 8th क्लास में ड्रॉप आउट थी। पढ़ने के लिए अगर बच्चे देखे जाए तो सबसे पहला जो है मैं ही था, क्योंकि मैं सबसे बड़ा था। तो जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वो हमारी पिछली 3-4 पीढ़ियों में मैं ही था। तो सिविल सर्विसेज तो दूर दूर तक कोई नहीं था, सर्विसेज में कोई नहीं था। तो आपका जो टेम्परामेंट आपका जो चेंज हुआ कि पहले आपको बिजनेस नहीं करना है और सर्विसेज में जाना है, और आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी हैं, तो आपने ये नहीं सोचा कि कोई कंपनी में जाके अच्छी खासी जॉब करे, पैसा कमाए? देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो फेजेस में चेंज होते रहता है। 12वीं के बाद में जब मैं पहली बार ग्रेजुएशन करने के लिए पूना में था, तो उस टाइम पे मैंने पिछले अपने एक इंटरव्यू में कभी बताया था कि ना जनरली क्या होता है ना कि ग्रेजुएशन के लड़के जो है वो आपस में बैठ के बहुत गप्पे हाँकते हैं, और गप्पे हाँकते हुए देश के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उस टाइम पे वो इशू चल रहा था फार्मर सुसाइड वाला, विदर्भ वाला। तो उसमें हम लोग बहुत सारी बातें करते थे कि यार ये ऐसे प्रॉब्लम है, वो है, और देश में कुछ नहीं हो सकता इस देश का, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे लोग आपस में बात करते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है। तो वैसे हम भी करते थे, हम भी कोई दूसरे तो थे नहीं। और उस टाइम पे एक युवा मूवी आई थी, वो युवा मूवी का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस था। उसके अंदर ये मैसेज दिया हुआ था कि यार प्रॉब्लम्स आप गिनाओ मत। अगर मतलब आपको प्रॉब्लम है अपनी कंट्री में, जो प्रॉब्लम्स है उस चीज़ की आपको प्रॉब्लम है, तो आप खुद उतरो और खुद उसको साफ सफाई करो। तो एक वो बहुत अच्छा मैसेज था। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि मेरा अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो कैसे टेम्परामेंट चेंज हुआ, तो मेरा एक दोस्त था जो यूपीएससी की प्रिपरेशन, उसके पिताजी जो है वो बैंक एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए थे, तो उनको यूपीएससी के बारे में पता था। तो उन्होंने उसको यूपीएससी के बारे में बताया था, और वो तैयारी कर रहा था। तो उससे मुझे पता चला कि यूपीएससी करके होता है जिसमें आप आए, पहले भी थोड़ा बहुत आईएएस आईपीएस के बारे में सिर्फ नाम सुनते हैं। जनरली अगर आप किसी को पूछोगे तो समझ में नहीं आता लोगों को, तो मैंने सिर्फ नाम सुना था। उससे मुझे पता चला कि आईएएस आईपीएस होता क्या है, कलेक्टर एसपी क्या होता है, किस तरीके से वो अपना एक योगदान दे सकता है समाज के अंदर। जब मुझे ये पता चला तो मैं फाइनल ईयर के फर्स्ट सेम में था, तब मेरा सिलेक्शन भी हो चुका था, 2 कंपनी में सिलेक्शन हो गया था। उस टाइम पे मेरी ये सोच थी कि हाँ मैं मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब लूँगा, कहीं विदेश में जाऊँगा, सेटल हो जाऊँगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मगर जब वो चीज़ें मुझे धीरे धीरे पता चली, और उसी टाइम पे वो फार्मर सुसाइड वाला इशू था, मन में एक ये था कि हमें भी कुछ करना चाहिए। और फिर वो पता चला कि हाँ एक पॉजिटिव चेंज आप ला सकते हो अधिकारी बन के। तो उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे दिल्ली चला गया एकदम से। सर्विस मेरी जितनी भी नौकरी वगैरह लगी थी मुझे वो छोड़ के, और 2008 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, और 1 महीने के अंदर मैं दिल्ली चला गया, प्रिपरेशन करी, और उसके बाद में फिर 1.5-2 साल में तो मेरा सिलेक्शन ही हो गया।
सर सेल्फ स्टडी को ज़्यादा आप तरजीह देंगे या कोचिंग? ये कोई भी यही बताएगा कि सेल्फ स्टडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोचिंग इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि आपको ओरिएंटेशन पता चलता है कि एग्जैक्टली किन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। तो जैसे आपने कभी केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो केमिकल रिएक्शन देखा है ना, तो एक कैटलिस्ट होता है। व्हाट इज कैटलिस्ट? तो केमिकल रिएक्शन को वो फास्ट कर देता है। तो बेसिकली कोचिंग क्या है? कोचिंग ये है कि जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उसके अंदर आपका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, ये चीज़ को वो आपको बता देते हैं। तो वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि कोचिंग का काम, या अगर हम उसको कोचिंग ना बोले और अगर कोई हमें एक अच्छा एडवाइज़र भी मिल जाए ना, तो वो भी एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। काम तो आपकी सेल्फ स्टडी ही आती है। तो सर अभी आप 2010 में जब आपने एग्ज़ाम की तैयारी करी उस समय तो इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे कि आप कहीं भी रह के तैयारी कर सके, आपको दिल्ली ही जाना पड़ता था। आजकल सोशल मीडिया का इतना चलन है कि वहाँ पे आपको ऑनलाइन कोचिंग मिल जाती है। हर हर बच्चे के पास आज मोबाइल है। उसके बावजूद भी अगर हम यूपीएससी का एनालिसिस देखते हैं 2016 के बाद से ही, अगर अभी 3-4 सालों के पिछला भी, तो हिंदी मीडियम का कहीं ना कहीं रिजल्ट पीछे रहा है, इंग्लिश मीडियम का वैसा ही रहा है और अच्छा हो गया है। उसमें भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। उसका क्या कारण हो सकता है? कारण ढेर हो सकते हैं, उसका एक एनालिसिस अलग से करना चाहिए। और मैं अगेन वही वाली बात बताता हूँ ना कि ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम से मतलब कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। आज अगर आईएएस उठा के देखोगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हिंदी मीडियम से चुन के आते हैं। मेरे खुद के बैच में अगर देखोगे तो उसके अंदर मेरे सारे बहुत सारे ऐसे साथी थे जो शुद्ध हिंदी में बात करते थे और हिंदी मीडियम से लिटरेचर वगैरह लेके जो है वो उस मुकाम तक पहुँचे थे। अभी मेरे जूनियर्स जो है, जो मेरे साथ में स्टेट में काम कर रहे हैं, उसमें से काफ़ी ऐसे लोग हैं। आगम जैन को देख लीजिए, झाबुआ में अभी एसपी है और हिंदी साहित्यिक टाइप के है। उन्होंने खुद की एक किताब भी लिखी है हिंदी में अपने कॉलेज के बारे में। तो ढेरों एग्जाम्पल्स है जो हिंदी मीडियम से आगे बढ़ते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। रीज़न क्या है कि भाई, हाँ, ये एक अलग एनालिसिस है कि किसी बैकग्राउंड का व्यक्ति जो है वो क्यों इतना सक्सेसफुल हो रहा है। उसका दूसरा भी और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मतलब मगर मेरा ये सोचना है कि अगर किसी चीज़ को स्टार्ट करना है ना, तो निगेटिविटी से मत स्टार्ट करो। स्टार्ट इससे करो कि मैं करके रह सकता हूँ, करूँगा और डेफिनेटली कर पाऊँगा। एक छोटी सी बात कहता हूँ कि जब मैं प्रिपरेशन के लिए आया था 2008 में, तो 2008 का मेरा रिजल्ट जो है वो आना बाकी था। मैं अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं हुआ हूँ, मगर 2008 का जब मेरा रिजल्ट आया था तो उसमें एक सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया था। मुझे पता चला कि मैं फेल हो गया। आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मगर फिर मैंने उसको रीवैल्यूएशन के लिए डाला। रीवैल्यूएशन का रिजल्ट 3 महीने बाद आया, मगर वो 3 महीने मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थे। 2 रीवैल्यूएशन के बाद में उसमें वो पता चला कि वो 3 का 8 का 3 कर दिया करके। तो वो बेसिकली उस सब्जेक्ट के अंदर तो मैं मतलब वो टॉप 5 में था, मगर वो 8 का 3 होने की वजह से मैं फेल हो गया। मैंने उसकी कॉपी जो है वो डिमांड की थी, तो मुझे उसकी फ़ोटो कॉपी मिली और वो देखा मैंने, तो वो सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखने में गलती हो गई थी, उस चक्कर में फेल हो गया था। मगर उसकी वजह से मेरे 3 महीने खराब हो गए। अगर मैं उस चीज़ को लेके बैठ जाता कि अरे मैं तो फेल हो गया, अब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो वो सही नहीं था। जबकि वही 3 महीने मेरे लिए बहुत क्रूशियल थे, क्योंकि उस 3 महीने में मैं अपनी सेल्फ स्टडी के ऊपर मैंने जोर देके ज्योग्राफी के लिए प्रिपेयर किया था। तो निगेटिविटी को आपको कैसे मिनिमाइज करना है और किस तरीके से सही डायरेक्शन में जाना है और किस तरीके से उस चीज़ के ऊपर फोकस करके अपने लक्ष्य को साध्य करना है, इसको आपको समझना पड़ेगा। मैं काफ़ी बार ना, जब भी काउंसलिंग होती है ना, मैंने भाई को बहुत काउंसिल करता था। बाकी कभी कोई लोग भी आते मेरे पास में करते थे ना, तो सक्सेस जो है ना वो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है ना। आप किस चीज़ को हावी होने देते हो और क्या वो सक्सेस को ऊपर आने का मौका देते हो कि नहीं देते हो, इसी चीज के ऊपर, इन्हीं सब चीजों के ऊपर इर्द गिर्द ये चीजें घूमती रहती है। दूध गर्म होता है तो मलाई ऊपर आती है। तो आपको बेसिकली निगेटिविटी हटानी पड़ेगी, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। कोई चीज छोटी मोटी गलत हो भी जाती है ना, किसके साथ अगर ये दुनिया एकदम बिल्कुल सब कुछ सही होके चला जाए ना और सब चीजें तुम्हें मिल जाएगी ना, तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। ठीक है, उसमें थोड़ा रोना, थोड़ा हंसना, थोड़ा मीठा, थोड़ा नमकीन होना चाहिए और उसमें से आपको अपने 100% निकालना है, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा सर्विस पे लेके आना चाहूँगा कि 10 साल की आपकी सर्विस है आईपीएस के रूप में, और
काफ़ी लंबा समय आपने मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में दिया है। बदलते परिप्रेक्ष्य में अपराध की प्रकृति भी कई बार बदल गई है और हर जिला एक नया चैलेंज लेकर आता है। बुरहानपुर जिले के आप पुलिस अधीक्षक हैं, तो बुरहानपुर जिले के परिप्रेक्ष्य में आप क्या मानते हैं कि यहाँ पे अपराध की प्रकृति कैसी है और बुरहानपुर जिला कैसा है आपके अनुसार? अपराध हर जगह पे अलग अलग टाइप के होते रहते हैं। अगर हाल फिलहाल में बुरहानपुर की बात करें तो यहाँ पर जो है वो कुछ ट्राइबल इश्यूज चल रहे थे पिछले कुछ समय से, जिसके अंदर जंगल अतिक्रमण और जंगल अतिक्रमण के बाद में जो है वो तीर कमान से हमला करना अधिकारियों के ऊपर, ये सब चीज़ें भी हावी थी। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे बुरहानपुर ज़िले के अंदर। पहले बड़वानी वगैरह में था जहाँ पे भी जंगल काफ़ी ख़त्म हो चुका है, अब बुरहानपुर के जंगल के ऊपर भी इसी तरीके से काम हो रहा था। मगर प्रयास हमारा यही है कि इस तरीके के इश्यूज़ को, क्योंकि एक आदिवासी व्यक्ति जो एक नवाड़ काटने के लिए, नवाड़ बेसिकली जंगल काट के जो खेती करते हैं उसको नवाड़ बोलते हैं, तो वो नवाड़ काटने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से उस चैलेंज को हैंडल किया जाए, और उसको हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बुरहानपुर में प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाए। पुलिस अधीक्षक के रूप में सब अधिकारियों का अपना अपना स्टाइल होता है। हमेशा में ये बात इंटरव्यू में आती है कि हर अधिकारी एक अपना स्टाइल से काम करता है। जैसे आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं तो बहुत ही फ्रैंक होके हंसमुख मिजाज है आपका, तो आपका यह मिजाज अधिकारियों के साथ आपका यह मिजाज आपके उच्च अधिकारियों के साथ और आपके जो नीचे के सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ किस प्रकार का रहता है? मतलब कि ये कितना फायदा देता है? हाँ, फायदा तो देता है क्योंकि सर है ना, पुलिस विभाग का एक छवि है बनी हुई कि दबंग है और थोड़े साहब हंसते नहीं है, साहब एकदम गंभीर रहते हैं, वो वाली बात। देखिए, जिस चीज़ की जहाँ पे ज़रूरत होती है ना वहाँ पे उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैं मुंह फुला के पूरा 24 घंटे बैठा रहूँगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। जब मुझे काम है, जब मुझे काम चाहिए तो, और रिजल्ट चाहिए, तो उस टाइम पे उस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे स्ट्रिक्ट होना है, मैं स्ट्रिक्ट हो जाऊँगा। मगर अगर उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो ये ज़बरदस्ती स्ट्रिक्ट होने में कोई मतलब नहीं है। तो जो मैं अंदर से हूँ वही मैं रहूँगा। मेरा ये मानना है कि एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम आपने सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पे जो उनके वर्कर्स होते हैं तो उनके लिए बेसिकली वर्क कल्चर को हैंडल करने के लिए, जैसे काम में एक टीम होती है ना, तो वो टीम को मेंटोर करने के लिए उनका एक काउंसलर होता है, मगर साथ साथ में उनके सोशल या फैमिली इश्यूज हैंडल करने के लिए भी उनका एक दूसरा मेंटोर होता है जो सोशल मेंटोर करके बोला जाता है। तो इतनी बड़ी कंपनी भी इस चीज़ को सोचती है कि किसी व्यक्ति से आपको 100% अगर उसमें से निकालना है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी व्यक्ति का अगर 100% देना है तो वो अपने पारिवारिक तरीके से, सामाजिक तरीके से भी अगर वो स्टेबल रहेगा तो अपने काम में 100% दे पाएगा। पुलिस हो या प्रशासन हो या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो, यहाँ पे काम करने वाला व्यक्ति, आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि आप घर से परेशान हो, झगड़ा करके आए हुए हो और उसके बाद में आप ऑफिस में आते हो, क्या आप ढंग से काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर आपका बॉस आपको बिना वजह का ज़बरदस्ती रोज़ ही डांट रहा है, बेफालतू में फटकार रहा है, मुंह फुला के बैठा हुआ है और हर चीज़ में जो है वो नुक्स निकालता है, तो क्या आप ढंग से काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मगर जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे डांटना चाहिए, जहाँ पे आपको उसको शाबाशी देनी है वहाँ पे शाबाशी देनी चाहिए, जहाँ पे हंस के बात करनी है वहाँ पे हंस के बात करनी चाहिए, और जहाँ पे पीठ पे हाथ रख के शाबाश बोलना है वहाँ पे शाबाश बोलना चाहिए। तभी उसका हौसला अफजाई भी होगी, तभी वो आपका 100% देगा। और दूसरा ये कि गधे और घोड़े में जब फ़र्क होगा तो घोड़ा ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, ये वाली बात है। तो जहाँ पे जैसी ज़रूरत है वहाँ पे वो काम करना चाहिए। और इन सब के साथ में, ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ में, आप खुद के लिए भी तो जीते हो ना, तो खुद के लिए जब जीते हो तो हंसमुख रहोगे, अच्छे से करोगे तो सारे काम जो है ना वो थोड़ा इजीली हो जाएंगे। तो इसके लिए इसकी भी ज़रूरत है। सर, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि जब भी होता है तो हम जब भी अधिकारी के पास जाते तो पहले थोड़ा बैकग्राउंड को खंगालना पड़ता है। तो मैंने जब आपको गूगल पे डाला तो पहला है कि लव स्टोरी आपकी एक रही है, तो उस बारे में ज़रा विस्तार से बताइए हमें, क्योंकि वो भी आपके एग्ज़ाम के दौरान ही रही है। हाँ, मैं यूपीएससी की जब प्रिपरेशन कर रहा था तो उस टाइम पे मेरी वाइफ शुभी जो है वो मुझे वहाँ पर वो भी प्रिपेयर कर रही थी, और जो मेरा सिलेक्शन और मेरा प्रपोज एंड जो मतलब बेसिकली हाँ होता है तो वो एक ही टाइम पे हुआ है, एक साथ ही हुआ है।
तो एग्ज़ाम और मेरी लव लाइफ बोलो या शादी की लाइफ बोलो, वो एक साथ ही स्टार्ट हुई है। ऐसा। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि इन सब चक्करों में पड़ के कई लोग बर्बाद हो जाते हैं। मैं भी आपको बहुत मतलब वो अच्छे से बैलेंस करना चाहिए, और हो सकता है कि मैंने अच्छे से बैलेंस कर लिया उसको। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने उसको बैलेंस कर लिया, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हमारे साथ जुड़े थे बुरहानपुर के पुलिस अधीक्षक, पुलिस कप्तान श्री राहुल कुमार लोढ़ा जी, और इन्होंने बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही हंसमुख और तरीके से हमारे सारे जवाब दिए। लव स्टोरी के बारे में पूछा तो वो भी सर ने हंस के बता दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर का भी। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। युवा पहल की इस खास पेशकश में एक नई कड़ी है हमारी युवा और अनुभव में, आपका एक अनुभव मिला है हमें। थैंक यू। और युवाओं को अगेन मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा। एक सेंटेंस में अपने प्रिपरेशन के दौरान मैं लिखता था, और बोलता भी हूँ हर जगह पे जब भी मेरा इंटरव्यू होता है, कि सक्सेस इज़ नॉट अ स्पॉन्टेनियस कंबशन, यू हैव टू सेट योर सेल्फ ऑन फायर। आपको आग में झोंक के और जलना होगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। युवा पीढ़ी को मेरी तरफ से बस एक ही मैसेज है, आप मेहनत करिए, डेफिनेटली सक्सेस होगा। थैंक यू। थैंक यू।